So good evening students. Today I will discuss methods of irrigation. So जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन मीन्स व्हेन यू स्टार्ट सोइंग फ्रॉम सोइंग टू द हार्वेस्टिंग एवरी ऑपरेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अच्छा सीड लिया, अच्छा सीड परचेज करके आपने उसको ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट करके आपने सोइंग कर दिया और सोइंग करने के बाद आपका सॉइल अच्छा हो, आपने फर्टिलाइजर अच्छा दिया हो या खाद खड़ी अच्छा दिया हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर इरिगेशन पौधे में नहीं देते हैं तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि आज के डेट में कुछ ऐसे वैरायटी हैं कि हाँ अगर कम पौधे देंगे डॉट रेसिस्टेंट वैरायटी भी हैं, लेकिन आपको मिनिमम ऑप्टिमम इरिगेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इरिगेशन नहीं देंगे तो आपका ये इल्ड असर जो है फाइनल इल्ड पे पड़ेगा। इसलिए इरिगेशन भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स है। अगर आप इरिगेशन प्लांट्स को नहीं देते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि फार्मर्स ने प्लांट्स लगाया और ड्रॉट आ गया और ड्रॉट की वजह से सुखाड़ हो गया, सूखाग्रस्त इलाका घोषित कर दिया गया। उस कंडीशन में फार्मर को लॉस ही लॉस होता है। इसलिए आज बताना चाहूँगा कि क्या क्या इरिगेशन के मेथड्स हैं। अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें या वेजिटेबल्स की बात करें या ट्री का बात करें, तो इवन नॉर्मल सीरियल पल्स की बात करें, तो इरिगेशन मेथड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम आज डिटेल में बात करेंगे। हालांकि इसके भी कई और टाइप्स हैं जो कि इसमें मैं कवर नहीं किया है, लेकिन इम्पोर्टेंट मेथड्स इसमें इंक्लूड है। तो आप आइए समझते हैं कि इरिगेशन है। तो इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और सॉइल। बिकॉज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन जनरल आपने सुना होगा कि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो मानसून पे डिपेंडेंट हैं, जो कि जून जुलाई अगस्त के आसपास मानसून आते हैं, तो उसमें फार्मर्स को सफिशिएंट बारिश होती है, रेनफॉल होता है, और उससे क्या है कि वो लोग इरिगेशन करते हैं। तो ये रेनफॉल ये चलो दैट इज़ नॉट आर्टिफिशियल, बट इरिगेशन मीन्स आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल और टू द लैंड, दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। तो रेनफॉल इज डिफरेंट फ्रॉम इरिगेशन, क्योंकि रेनफॉल से क्या है कि पूरे जहाँ रेनफॉल हुआ आपकी क्या है भूमि का या लैंड का सिंचाई हो जाती है। सो इट इज़ यूज टू असिस्ट इन द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मेंटेनेंस ऑफ लैंडस्केप्स, revegetation of disturbed soil in dry areas and during period of inadequate rainfall। जैसे कि बताया था कि अगर inadequate rainfall है, sufficient rainfall नहीं हुआ है, उस केस में क्या है कि अगर हम इरिगेशन नहीं देते हैं तो फाइनली क्रॉप इल्ड पे असर पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इरिगेशन कब लगाएं, क्योंकि इरिगेशन हर क्रॉप्स का एक स्टेज होता है। अगर हम उस स्टेज में नहीं लगाते हैं तो अगेन ये फाइनल इल्ड पे असर पड़ेगा। ये नहीं कि आपके पास पानी सफिशिएंट है, या जैसे कि पानी जहाँ पे ऑप्टिमम में लगाना है, तो हम इम्पोर्टेंट उसके स्टेज का चुनाव करेंगे, स्टेज चूज करेंगे कि उस अगर स्टेज पे हम लगाते हैं तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ अगर आप लैंडस्केपिंग का कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग में आजकल आपने सुना होगा इरिगेशन काफ़ी चाहिए, या क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ में हमको इरिगेशन, या फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे हैं, या जिस कॉल फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं, उसमें भी आपको इरिगेशन चाहिए। तो नाउ विल डिस्कस नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की क्या ज़रूरत है? तो फर्स्ट पॉइंट है इनसफिशिएंट रेनफॉल, मतलब कि रेनफॉल कम हुआ इसलिए हमने इरिगेशन को अप्लाई करना जरूरी हो गया। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कभी कभी क्या होता है कि एक ही एरिया में, या अगर स्टेट वाइज बात करते हैं तो इस स्टेट में बारिश हुई, इस स्टेट में बारिश नहीं हुई, कहीं पे ड्रॉट है तो कहीं पे फ्लड है। तो जहाँ पे फ्लड है वहाँ तो ज़्यादा ही इरिगेशन है, ज़्यादा ही पानी है, उससे भी नुकसान हो रही है। और जहाँ पे ड्रॉट है, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन का अभाव है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ पेरिनियल क्रॉप्स, क्योंकि क्रॉप को फाइनली इम्प्रूव करना है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डेजर्ट एरिया, अगर कोई डेजर्ट एरिया है, चाहते हैं उसको आप इरिगेटेड लैंड बनाना, तो उसमें आपको इरिगेशन चाहिए। अगर इरिगेशन दे के चाहें तो उसको आप लैंड को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं,
जैसा कि आपको एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे सेमिनार कॉम्प्लेक्स में सैंडी सॉइल था, वहाँ पे पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल वीरान था, लेकिन हम लोगों ने पौधे लगाया, इरिगेशन का इंतजाम किया, आज देखिए चमन आ गया है। तो इसलिए अगर पानी है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हम ऐसे क्रॉप लगाएं, यहाँ पे जंगल डेवलप करें। नाउ बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, सो इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, नो डाउट, अगर आप इरिगेशन देंगे तो क्या है, क्रॉप यील्ड बढ़ेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमिन, या क्योंकि आपका आपने सुना होगा कि यहाँ फेमाइन आ गया या आ गया तो वो प्रोटेक्शन होगा। कल्टिवेशन ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स, आप अगर पानी है, सफिशिएंट पानी है, तो उस हिसाब से आप क्रॉप का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर जहाँ पे पानी का अभाव रहता है तो फार्मर उसी ढंग, उसी के हिसाब से, उसी के माहौल, उसी के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो क्रॉप लेते हैं। जैसा कि कहीं कहीं राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे क्रॉप डिफरेंट लेते हैं। जैसे कि यहाँ भी अगर पानी की दिक्कत है तो हम लोग खस ग्रास लेते हैं या लेमन ग्रास लेते हैं, अगर एक बार लग जाए तो। इसके अलावा आपने सुना होगा कि ज्वार है, बाजरा है, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जहाँ पे पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में क्या है कि हम कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, अगर पानी अगर हमको है तो मिक्स क्रॉपिंग, हम मोनोक्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में हो सकता है कि कोई क्रॉप अच्छा हो, कोई क्रॉप ख़राब हो, तो फार्मर्स को उसमें कुछ ना कुछ इल्म मिल जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फार्मर को फाइनली दे विल बी डेवलप इकोनॉमिकली। हाइड्रो पावर जनरेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम चाहें तो अगर ज़्यादा पानी है तो उससे हम हाइड्रो एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, अगर हम क्या है डोमेस्टिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम उसको पानी को यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या है कई चीज़ें आप बना सकते हैं। देन इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, राइजिंग ऑफ वाटर टेबल, फॉर्मेशन ऑफ मार्शियल लैंड, डैम्पनेस इन वेदर एंड लॉस ऑफ वैल्यूबल लैंड। तो ये आपकी इरिगेशन के इफेक्ट है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये भी हो सकता है, वाटर टेबल बढ़ जाएगा, नो डाउट। हो सकता है कि लैंड आपका मार्शी हो जाए। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ। नाउ इरिगेशन को कई मेथड्स हैं, उसको 4 डिफरेंट मेथड्स में बांटा गया इम्पोर्टेंट रूप से। फर्स्ट इज सरफेस इरिगेशन, देन सब सरफेस इरिगेशन, देन स्प्रिंकलर इरिगेशन, देन लास्ट इज ड्रिप इरिगेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। तो आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज मैं इसको डिटेल में बताऊंगा विथ फोटोग्राफ्स, कि आप जब फोटोग्राफ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पार्टिकुलर मेथड्स को हम इरिगेशन के नाम से जानते हैं। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। अगेन surface irrigation is divided into following methods, that is called flooding method, border strip method, check method, basin method and furrow method. So that is called surface irrigation. Surface irrigation को हम again 5 different methods में divide. So now we will see one by one. So what is the surface irrigation? As you know, irrigation you are providing on the surface. So in the all surface methods of irrigation, water is either ponded on the soil or allowed to flow continuously over the soil surface for the duration of irrigation. So ये क्या है, surface पे आपका वाटर का बहाव होगा, पानी का फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, and it does not result in high level of performance. This is mainly because of uncertain infiltration rates which are affected by year to year. जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें क्या है, सरफेस से पानी आपको दे रहे हैं, तो क्या है कि एक तो नुकसान ही है। अगर सुना होगा कि प्लांट को जितना पानी चाहिए आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो क्या है कि मैक्सिमम वाटर क्या है, हो सकता है इवेपो ट्रांसपरेशन या इवेपोरेशन हो, और ये पानी जो है ना इवेपोरेट होके चला जाए एटमॉस्फेयर में। तो इसमें क्या है कि आपका वाटर यूज एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर मेथड्स है तो उसको हम देखते हैं, करते हैं, किसान भाई लोग करते हैं। अनकंट्रोल फ्लडिंग, सो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं सरफेस इरिगेशन के। सो अनकंट्रोल फ्लडिंग, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गार्डन में या कहीं जाएंगे, पानी अगर आ रहा है, पानी जैसे ही ज़्यादा मिला तो हम लोग क्या करते हैं कि अनकंट्रोल पानी का फ्लो होता है, बिल्कुल खेत में छोड़ देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कि विदाउट एनी प्रिपरेशन ऑफ लैंड एंड विदाउट एनी लेवीज टू गाइड, and uncontrolled flooding generally result in excess irrigation at the inlet region of the field and insufficient irrigation at the outlet of field. Suppose बहुत बड़ा फील्ड है, आपका पानी सफिशियंट है, आपने पानी खोल दिया,
तो स्टार्टिंग में तो पानी फ्लड जैसा हो जाता है, लेकिन लास्ट में क्या है वो पानी पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हमारे पास हो सकता है बिल्कुल लैंड इक्वल नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, समतल नहीं हो, प्लेन नहीं हो, तो जब तक पानी है आप बहता रहेगा, या हो सकता है ज़्यादा पानी हो तो लेट तक पहुँचे, तो इसमें पानी की बहुत वेस्टेज होती है। एंड द इफिशियंसी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आइदर डीप पर्कुलेशन ऑफ और फ्लोइंग अवे ऑफ वाटर फ्रॉम द फील्ड। तो इसमें सबसे बड़ा यही है कि इफिशियंसी कम होती है। बट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज द लो इनिशियल कॉस्ट ऑफ लैंड प्रिपरेशन। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, आप एक बार आप प्लाइंग करके आप छोड़ दीजिए पानी, और आप पानी जो है ना अपने हिसाब से अपना रास्ता ढूंढ लेगा। यू कैन सी हियर, सो दिस इज कॉल्ड फ्लड मेथड ऑफ इरिगेशन। तो पानी सफिशियंट था, हमने छोड़ दिया, जहाँ जहाँ पानी पहुँचना था पहुँच गया, तो दैट इज कॉल्ड हियर वाटर इज नॉट, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग वाटर। Second method is border strip method. So border strip method, that is called also border irrigation, is a controlled surface flooding method of applying irrigation water. इसमें क्या थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन ये भी फ्लड ही है। In this method the farm is divided into number of strips and these strips are separated by low levees. Border strip method is suited to soil of moderately low to moderately high intake rates and low erodibility. तो यू कैन सी ईयर, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका जो इनिशियल कॉस्ट होगा, अभी देख लीजिए आप कि इसमें क्या है कि आप बड़े लाइन को ऐसे नहीं छोड़ के आपने क्या किया, बॉर्डर बना दिया, और फिर क्या है पानी को जस्ट खोल दीजिए। जब पानी खोलेंगे तो अपने हिसाब से पानी रास्ता निकाल लेगा और ये पूरे क्यारी में पानी चला जाएगा। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में कैसा दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड बॉर्डर स्ट्रिप। नाउ कम टू द चेक मेथड. The check method of irrigation is based on a rapid application of irrigation water to a level or nearly level area completely enclosed by dikes. So in this method, entire field is divided into number of almost level plots, and that is called हम लोग बोलते हैं compartment और क्यारीज के नाम से जानते हैं, surrounded by levees. This method is suitable for a wide range of soil ranging from very permeable to heavy soil. आप इसमें फोटोग्राफ देखिए, आप चेक, इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक लाइन से चेक बना दीजिए, चेक बेसिन टाइप बना दीजिए, और एक बीच में आपका पाइपलाइन होगा, आप उसको खोल दीजिए, पानी दोनों तरफ जाएगा। दैट इज कॉल्ड चेक मेथड, ये आपने देखा है। नाउ कर बेसिन मेथड, जनरली ये ट्री में होता है। जैसे देखिए जहाँ पे ट्री है, हमने एक पीट बना दिया और उसमें हमने पानी दे दिया, दैट इज कॉल्ड कम्स अंडर बेसिन। नाउ नेक्स्ट इज फोडो मेथड. So alternative to flooding the entire land surface is to construct a small channel along the primary direction of movement of water and letting the water flow through these channels which are termed furrows and means आप समझ सकते हो कि ये रिज एंड फरो टाइप का हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे आप फोटोग्राफ देखेंगे होगा, देखिए आप क्रॉप लगा दिए गए, फिर पानी है, फिर क्रॉप का मतलब ऊंचा दे नीचा, दैट इज कॉल्ड रिज एंड फरो। तो आपने दो क्रॉप लगा दिया, यहाँ दो लाइन हो गया, फिर वाटर हो गया, फिर दो क्रॉप लगा दिया, वाटर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड। नाउ विल डिस्कस सेकेंड मेथड, दैट इज कॉल्ड सब सरफेस। तो फर्स्ट बताया था आप लोगों को सरफेस मेथड, नाउ सेकेंड इज कॉल्ड सब सरफेस मेथड। सब सरफेस मतलब क्या है कि ये सरफेस से नीचे पानी जाएगा, इरिगेशन जो देंगे ये सरफेस से नीचे देंगे, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उसके मीनिंग से भी आप उसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो सरफेस, सब सरफेस, सरफेस मतलब पानी जो आपने इरिगेशन दिया वो सरफेस पे दिया, सब सरफेस मतलब कि पानी जो इरिगेशन दिया वो सरफेस से नीचे दिया। तो सो सब सरफेस इरिगेशन और सिंपली सब इरिगेशन इज द practice of applying water to soil directly under the surface. Moisture reaches the plant roots through capillary action and condition which favors some irrigations are as follows. So इसमें क्या है कि impervious soil, subsoil at depth of 2 meter or more, a very permeable subsoil, a permeable loam or sandy loam surface soil, uniform topographic condition and moderate ground slope. तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका क्रॉप ऊपर है, लेकिन हम पानी उसको ऐसे कर दिए हैं कि पानी नीचे सीधे आपके रूट सिस्टम में पानी पहुँचेगा, दैट इज कॉल्ड सब सरफेस इरिगेशन। नाउ नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो मैं तो बता दूं कि ये भी काफ़ी कॉमन है।
स्प्रिंकलर इरिगेशन जनरली हम लोग लॉन में या कहीं लैंडस्केपिंग हम लोग करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं, या कहीं अनडुलेटिंग लैंड है, क्योंकि इसे मानते हैं अगर स्लोपी लैंड है तो वहाँ पे क्या है कि हम कोई भी इरिगेशन मेथड यूज़ करेंगे तो पानी वहाँ पे टिकेगा नहीं, वहाँ पे रुकेगा नहीं। तो उस कंडीशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं, ताकि एक तो एरिया कवर ज़्यादा करेगा और इजीली आपका जो भी वहाँ पे प्लांट्स हैं वो इरिगेटेड हो जाएगा। सो स्प्रिंकलर इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द सॉइल सरफेस इन फॉर्म ऑफ स्प्रे विच इज़ समवॉट सिमिलर टू द रेन। तो आप जैसे कि मैं दिखाऊंगा आगे कि स्प्रे फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। एंड इसमें क्या है कि जैसे कि बताया था कि नोजल्स होता है और एक वाटर प्रेशर होता है, जैसे जैसे वाटर को हम एक सर्टेन प्रेशर से आता है और वो इस प्रेशर से क्या है कि पानी आपका रिलीज होता है। नाउ कर बेस कि उसमें क्या है कि ये पंप है, उसके बाद क्या है सब मेन लाइन है, देन गेट वैल्यू है, देन ये मेन लाइन है, सो प्रेशर कंट्रोल वैल्यू है। इस तरह से हम उसको कंट्रोल। इसके फ़ायदे क्या हैं? लो वाटर लॉस इफिशिएंसी अप टू 80%। क्यों 80% इफिशिएंसी है? क्योंकि ये तो फ्लड इरिगेशन नहीं दे रहे हैं और एरिया ज़्यादा एरिया हम कम टाइम में कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेविंग इन फर्टिलाइजर, ठीक है, सुटेबल फॉर एनी टोपोग्राफी, जैसे बताया था कि अगर अंडुलेटिंग लैंड है या स्लोपी लैंड है। नो सॉइल इरोजन, क्योंकि इसमें मिट्टी का कटाव नहीं रही है, सॉइल की इरोजन नहीं हो रही है, क्योंकि क्या है इसमें हम फ्लड इरिगेशन नहीं दे रहे हैं, बस एक बार पानी लग गया हो गया, जितना चाहिए प्लांट्स को उतना काफ़ी है। बेटर सीड जर्मिनेशन एंड फ्री एरेशन टू रूट जोन, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर, सो दी आर द एडवांटेज। देखिए आप चेक, इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक लाइन से चेक बना दीजिए, चेक बेसिन टाइप बना दीजिए और एक बीच में आपका पाइपलाइन होगा, आप उसको खोल दीजिए, पानी दोनों तरफ जाएगा। दैट इज कॉल्ड चेक मेथड। ये आपने देखा है। नाउ lastly that is called drip irrigation or also known as trickle irrigation. So trickle irrigation system comprises of mainline, sub-main, laterals, valves, ड्रीपर्स, इमिटर्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ड्रीपर्स लगे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा दिस इज द नाउ इट इज बेस्ट मेथड, इरिगेशन मेथड इन अमॉन्ग ऑल द सिस्टम। बट ये क्या है कि अगर हम बात करते हैं सीरियल्स का, मिलेट्स का, तो उसमें फिजिबल नहीं है, क्योंकि सीरियल मिलेट्स एक एकड़ लैंड है, उसमें तो कितने हज़ारों प्लांट्स हैं। लेकिन हाँ ये वहाँ फिजिबल है जहाँ पे जैसे कोई ट्री का कल्टिवेशन कर रहे हैं या इवन वेजिटेबल्स का कर रहे हैं, तो पाइपलाइन बिछा दीजिए और छोटे छोटे से ड्रिप लगा दीजिए, और वो क्या होगा एक मिनट में 10 ड्रॉप, 15 ड्रॉप, 20 ड्रॉप, जैसे आप उसको मॉनिटर करेंगे उस हिसाब से ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें जो आपका नाम ड्रिप इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होते हैं। So drippers are designed to supply water at the desired rate. Like you can see 1 to 10 liter per hour. So 1 to 10 liter आप चाहें तो मॉनिटर भी कर सकते हैं, it depends upon you कैसे आप उसका फ्लो कैसा, फ्लो रेट कैसा है। And low pressure heads and emitters are considered adequate as the soil capillary forces causes the emitted water to spread laterally and vertically. So this is the more efficient here, water efficiency is maximum. आप देख सकते हैं इसमें कि मेन पाइप है, देन सब पाइप है, और क्या है जितने ये प्लांट्स हैं वहाँ पे एक ड्रिपर्स होता है और ड्रिपर से क्या है वाटर रिलीज होता है। तो इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और सॉइल। बिकॉज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन जनरल आपने सुना होगा कि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो मानसून पे डिपेंडेंट हैं, जो कि जून जुलाई अगस्त के आसपास मानसून आते हैं, तो उस समय फार्मर्स को सफिशिएंट बारिश होती है, रेनफॉल होता है, और उसे क्या है कि इसमें वही कि हाई स्किल इन डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इंस्टॉल करने के लिए हालांकि आजकल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड क्लॉगिंग ऑफ स्मॉल कंडुइट्स एंड ओपनिंग इमिटर्स ड्यू टू सैंड, क्ले पार्टिकल्स, डेब्रिस, जैसे कि बताया था कि स्प्रिंकलर में होता है, तो ये तो और उससे भी हाई एफिशिएंस है, और छोटे छोटे इसमें नोजल्स लगे हुए हैं, नोजल्स नहीं ड्रिपर्स लगे हुए हैं, तो इसमें क्लॉगिंग का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए पानी आपका प्योर होना चाहिए।
मीन्स इट फ्री फ्रॉम एनी डेब्रिस. नॉट सुटेबल फॉर क्लोजली प्लांटेड क्रॉप सच एज व्हीट एंड अदर क्रॉप. मैंने इसे बताया था कि सीरियस हो गया, पल्स हो गया, जो काफ़ी क्लोज, इवन राइस हो गया. हालांकि राइस को तो पानी ही पानी चाहिए. तो कोई भी क्रॉप जो वेरी क्लोजली डेंस पैक होते हैं उसमें ये मेथड फिजिबल नहीं है. इसलिए फिजिबल नहीं है कि उतना डिपर्स लगाना मुश्किल हो जाए. सेकेंड मेथड इज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड. So border strip method, that is called also border irrigation, is a controlled surface flooding method of applying irrigation water. इसमें क्या है, थोड़ा सा कंट्रोल है लेकिन ये भी फ्लड ही है. In this method the farm is divided into number of strips and these strips are separated by low levees. Border strip method is suited to soil of moderately low to moderately high intake rates and low erodibility. So you can see here, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका जो इनिशियल कॉस्ट होगा ज़्यादा होगा. अगेन इसकी लिमिटेशंस क्या है, टॉक्सिसिटी टू फील्ड वर्कर्स. क्योंकि क्योंकि जो भी हर्बिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, तो हो सकता है जो फील्ड वर्कर हैं उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है. चांस टू बैक फ्लो इनटू वाटर सोर्स. तो बैक फ्लो होने के भी चांसेस हैं. इनसॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आर नॉट सूटेबल लाइक सुपर फॉस्फेट. अगर हम चाहें तो सुपर फॉस्फेट अगर इसमें डाल दें तो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा. कोरोसिव इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर. Phosphate may get precipitated in the pipeline and differed due to the pH reaction and high cost. तो क्योंकि आपका ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना है जहाँ पे दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं एक साथ, तो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन या इनिशियल जो आपका इंस्टॉलेशन चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा.